नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल पर। और भारत के भूगोल में हमारी जो चर्चा है अब तक दो बिंदुओं पर हो चुकी है। पहला हमने जो बिंदु लिया था वो तो लिया था भारत का नामकरण, और उसके बाद में अगला जो बिंदु लिया था वो लिया था भारत की राजनीतिक स्थिति। ये तो हमने दो बिंदु पढ़े थे भारत के भूगोल के संदर्भ में। इसके बाद में हमने एक टॉपिक और पढ़ा था अक्षांश एवं देशांतरों के बारे में। तो आज हम भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं, भारत की स्थिति एवं विस्तार। आज हमारी जो चर्चा रहेगी किस टॉपिक में रहेगी? भारत की स्थिति एवं विस्तार। ये टॉपिक भी हमारा सामान्य परिचय में ही आता है, ठीक है ना। तो बात करें स्थिति एवं विस्तार के बारे में, तो देखिए, स्थिति एवं विस्तार किस आधार पर देखा जाता है? किसी भी देश का या किसी भी भूभाग का स्थिति एवं विस्तार जो है वो किस आधार पर देखा जाता है? तो ये हमेशा दो आधारों पर देखा जाता है। एक तो होती है हमारी सापेक्ष स्थिति और एक होती है हमारी निरपेक्ष स्थिति। एक तो होती है हमारी सापेक्ष स्थिति और एक होती है हमारी निरपेक्ष स्थिति। निरपेक्ष स्थिति, सापेक्ष स्थिति जो है वो धरातल पर देखी जाती है। सापेक्ष स्थिति कहाँ देखी जाती है? धरातल पर। और धरातल पर इसके आधार क्या होते हैं देखने के? एक तो होती है हमारी दूरी, सीमा, क्षेत्रफल। ये क्या है? हमारे सापेक्ष स्थिति को धरातल पर देखने के आधार है। बात करें निरपेक्ष स्थिति की, तो निरपेक्ष स्थिति जो है वो ग्लोब पर देखी जाती है। निरपेक्ष स्थिति कहाँ देखी जाती है? ग्लोब पर देखी जाती है। और इसको देखने के दो आधार है। एक तो आधार हम लेते हैं अक्षांशीय आधार और एक हम लेते हैं देशांतरीय आधार। तो अक्षांश और देशांतर ये हमेशा ग्लोब पर पढ़े जाते हैं। और ये किसको ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं? निरपेक्ष स्थिति को ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। दूरी, सीमा, क्षेत्रफल ये हमेशा धरातल पर ज्ञात किए जाते हैं। और किसको? सापेक्ष स्थिति को ज्ञात करने के लिए इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु और याद रखना, भारत जो है, हालांकि मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ, हमारा भारत देश जो है वो ग्लोब पर कह लो या एशिया महाद्वीप में कह लो, इन दोनों बातों पर और चर्चा कर लेते हैं कि हमारा भारत देश ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है और एशिया महाद्वीप में किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। तो बात करें ग्लोब पर, ये हमारा क्या है? ग्लोब है। ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। उसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर वाला भाग हमारा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह एक रेखा और होती है हमारी जिसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा। जिसे हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध, इधर वाला जो भाग है वो तो हमारा पूर्वी गोलार्ध, और इसके इधर वाला जो भाग है वो है हमारा पश्चिमी गोलार्ध। दो भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। बात करें भारत के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में, तो भारत देश जो है वो भूमध्य रेखा से, किस रेखा से? भूमध्य रेखा से। आपको पता होगा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार है, मतलब उत्तर दिशा में है। तो भारत भूमध्य रेखा से तो किस गोलार्ध में? हमारा उत्तरी गोलार्ध। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और बात करें देशांतरों के आधार पे, तो भारत देशांतरों से पूर्वी गोलार्ध में है। इसलिए भारत की जो स्थिति है ग्लोब पर वो है हमारी उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत की स्थिति कहां पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ पर हमारी क्या है? भारत की स्थिति है। तो ग्लोब पर तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। बात करें एशिया महाद्वीप की, किसकी? एशिया महाद्वीप की। इधर देख लो, एशिया महाद्वीप की। मान लीजिए ये हमारा एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है पूरा, है ना। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है। इस एशिया महाद्वीप में हमारा जो भारत देश है वो भारत देश इस तरह से कुछ स्थित है। हमारा भारत देश यहां पर दक्षिण में, अगर इसको हम बांटेंगे, ऐसे बांटे इस तरह से, तो ये तो दिशा होगी हमारी पूर्वी, ये पश्चिमी, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। तो हमारा भारत देश आता है यहाँ पर इसमें। तो एशिया महाद्वीप की स्थिति याद करेंगे तो वो आएगी हमारी दक्षिण पूर्वी।
एशिया महाद्वीप में भारत की जो स्थिति आएगी वो कौन सी आएगी, दक्षिण पूर्वी, ठीक है ना। तो ग्लोब के आधार पर भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, और एशिया महाद्वीप में ज्ञात करेंगे तो भारत की स्थिति क्या निकल के आती है, वो निकल के आती है दक्षिण पूर्वी स्थिति में भारत स्थित है एशिया महाद्वीप में, ठीक है ना। दो बातें तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद में आपको याद रखना है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। तो अब चर्चा कर लेते हैं भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें अक्षांशीय विस्तार के बारे में। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा की ओर स्थित है, भारत हमारा देश जो है वो भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारत की स्थिति हमेशा अक्षांशीय आधार पर किस में आएगी, उत्तर में आएगी। तो भारत की जो स्थिति अक्षांशीय स्थिति स्टार्ट होती है वो होती है हमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके, ये हम मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार देख रहे हैं ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके यहां पर हमारा बिंदु पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। बात करें भारत की देशांतर स्थिति, तो भारत देशांतरों के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की देशांतर स्थिति देखें तो वो है हमारी 68 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके, दूसरे कलर पेन से लिख देता हूँ ना, रेड कलर से लिख देता हूँ, 68 डिग्री भारत की जो देशांतर स्थिति है वो हमारी 68 डिग्री 7 मिनट, 9 नहीं 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके, पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार तो है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और भारत का देशांतरी विस्तार जो है वो है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये समझ में आ गया क्या, ये उत्तर, यहाँ भी उत्तर, यहाँ पूरब और यहाँ पूरब, ये कैसे आया, तो ये ऐसे आया, देखिए अक्षांशीय आधार पे देखें तो भारत, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, वो भी किससे स्टार्ट हो रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट। मान लीजिए यहाँ पर हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ से 8 आ गया, और यहाँ पर लगभग क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 37, ठीक है ना। इस तरह से ये 90 आ गया यहाँ पे। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए क्या आया यहाँ पे, उत्तरी आया, क्योंकि भारत यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक 37 डिग्री तक पहुँच जाएगी। इसी तरह देशांतर विस्तार में पूर्वी शब्द आया ना, तो यहाँ समझो, देखें ये हमारी देशांतर रेखा है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 68 डिग्री 60 मिनट, 68 डिग्री 60 मिनट। जैसे यहाँ 0 था हमारा, 1 2 3, यहाँ पे ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा तो लगभग 68 यहाँ पे आया, यहाँ से लगभग कितना पहुँचेगा, 97। पता होगा ना आपको, एक गोलार्ध में 180 होते हैं, इधर भी 180 देशांतर, इधर भी 180 देशांतर। इधर वाले जो देशांतर होते हैं उन्हें बोलते हैं पश्चिमी देशांतर, इधर वाले जो देशांतर होते हैं उन्हें बोलते हैं पूर्वी देशांतर, है ना। तो भारत देशांतरों के आधार पे पूर्व में स्थित है, जबकि अक्षांशों के आधार पे उत्तर में स्थित है। इसलिए इन दोनों के साथ में, देशांतरों के साथ में, दोनों में पूर्वी शब्द आया और दोनों अक्षांशों में क्या शब्द आया, उत्तरी शब्द आया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं, ये जो अक्षांश और देशांतर हैं हमारे, इनके बिंदु कौन कौन से हैं। यहाँ पर मतलब जो 68 डिग्री 7 मिनट है, यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट है, तो यहाँ पे हमारा भारत का कौन सा गांव या शहर, कोई भी स्थल जो भाग है वहाँ पर कौन सी जगह है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, भारत की मुख्य भूमिका, ये जो है ना, ये मुख्य भूमिका है, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि, ये अभी मैंने मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार के बारे में चर्चा की है। भारत की अगर बात करें मुख्य भूमि से, अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है ना, वहाँ और नीचे स्थित भाग है, तो वो है हमारा 6 डिग्री 45 मिनट। यहाँ पे लगभग हमारा नीचे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना, तो वो लगभग स्टार्ट होने हमारे
6°45' उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट हो जाते हैं। ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह स्थित है। 8°4' वाला जो भाग है ये हमारा तमिलनाडु राज्य में स्थित है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इसी का एक और नाम है जिसे केप कैमोरिन भी बोलते हैं, केप कैमोरिन। इसका एक अन्य नाम और है, इसे भारतीय अंतरीप भी बोलते हैं, भारतीय अंतरीप, भारतीय अंतरीप, भारतीय अंतरिक्ष। तो ये 3 नाम है हमारे 8°4' उत्तरी अक्षांश के। क्या क्या नाम है आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं इनको। ये तो आपको दिखाई दे रहा है ना 8°4' उत्तरी अक्षांश, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। इस भूभाग को बोलते क्या है, इधर लिख देता हूं मैं ना। ये 8°4' वाला भाग यहाँ पे कौन सा बिंदु है, तो वो है हमारा कन्याकुमारी। कौन सा स्थल भाग है यहाँ पे, स्थल भाग है हमारा कन्याकुमारी, जिसका एक नाम और क्या है, इसे हम बोलते हैं केप कैमोरिन, केप, और इसी का नाम है भारतीय अंतरीप। 3 नाम है इसके, है ना, भारतीय अंतरीप, ठीक है ना। बात करें 37°6' उत्तरी अक्षांश वाले भाग की, तो यहाँ पर जो भाग स्थलीय भाग है उसे हम बोलते हैं इंदिरा कॉल, इसे हम क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। और यहाँ पर जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है ना 6°45', इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। भारत का तो दक्षिणतम बिंदु है, आपको दिखाई दे रहा है कि मैं देख लेता हूं, 6°45', ठीक है ना, वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, उसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट या पार्सन बिंदु, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसी का अन्य नाम है पार्सन बिंदु, पार्सन बिंदु। और इसी का एक अन्य नाम और है पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। तो इसके भी 3 नाम हैं, और मुख्य भूमिका जो भारत का बिंदु है उसके भी 3 नाम है, ठीक है ना। और 37°6' जो बिंदु स्थित है वो कहाँ पर है, इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है ना। ये तो हमारा तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है। ये हमारा इन अंडमान निकोबार द्वीप में है, अंडमान निकोबार द्वीप। ये तमिलनाडु राज्य में है, और ये हमारा लद्दाख में है, ये हमारा लद्दाख में, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं भारत के देशांतरी विस्तार के बारे में। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो है हमारा 68°60' पूर्वी देशांतर से लेके 97°25' पूर्वी देशांतर तक। तो यहाँ पर जो 68°7' जो भाग है हमारा, ये वाला भाग, इसे हम बोलते हैं गौहर माता। इसे क्या बोलते हैं, गौहर माता। इसी का एक अन्य नाम और है सरक्रीक भी बोलते हैं, सरक्रीक, सरक्रीक। और ये जो भाग स्थित है वो किस राज्य में है, वो हमारा गुजरात में। ये भाग किस राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। गौहर माता कह लो या सरक्रीक कह लो, ठीक है ना। ये भारत का पश्चिमतम बिंदु है, गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। बात करें भारत के पूर्वतम बिंदु की, तो वो है हमारा बलांगू या किबथू, अरुणाचल प्रदेश में है, बलांगू या किबथू बोलते हैं इसको। ये कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। इसको बलांगू नाम भी आता है, कहीं कहीं किबथू नाम भी आता है, किबथू। कहाँ पर ये, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो ये कौन सा भाग है, ये भी लिख लो, ये है भारत का पूर्वतम बिंदु। ये कौन सा भाग है, पूर्वतम बिंदु, पूर्वतम बिंदु, ठीक है ना, पूर्वतम बिंदु। ये है हमारा पश्चिमतम बिंदु,
पश्चिमतम बिंदु, ये है हमारा दक्षिणतम बिंदु। ये कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु। लेकिन ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है ना, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। और ये है हमारा उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं भारत के जो अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार हमने लिखा है वो कितने अक्षांशों में है और कितने देशांतरों में। ठीक है ना, चलिए तो लिख लीजिए, यहीं पर मैं लिख देता हूं। देखो, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का, दिखाई दे रहा है ना आपको यहां तक? हाँ दिख रहा है। लिखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का, थोड़ा छोटे हैं आप देख लेना, भारत का अक्षांशीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है? मुख्य भूमि का लिख रहे हैं हम, है ना, कोष्टक में लिखना चाहो तो लिख लो मुख्य भूमि, मुख्य भूमि वो है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना, और इन दोनों का अगर हम विस्तार निकालें, कुल घटाएं, तो वो निकलेगा हमारा 29 डिग्री, बड़े में से क्या घटाना, छोटा घटा लेना, वो निकलेगा 29 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितने अक्षांशों में फैला हुआ है भारत? तो फैला हुआ है हमारा मुख्य भूमि का जो फैलाव है वो है 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांश। ठीक है ना, बात करें भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतर, या उससे पहले चलो एक और लिख लो, ये तो हमारा कौन सा था? मुख्य भूमि का था। अब लिख लो कुल अक्षांशीय विस्तार, भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार, भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार, कुल अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार क्या है? वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और कहाँ तक? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। बात करें यहाँ का विस्तार जो देखें तो वो हो जाएगा हमारा 37 डिग्री 6 मिनट में से आप 6 डिग्री 45 मिनट घटाओगे तो वो निकलेगा लगभग 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इनका जो विस्तार निकलेगा वो कितना विस्तार निकलेगा? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब बात करें भारत का देशांतरी विस्तार, भारत का कौन सा विस्तार? देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार हमारा 68 डिग्री 60 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इनका विस्तार हम देखें, देशांतरी विस्तार अगर हम देखें भारत का तो वो है हमारा, बड़े में से छोटा घटा लेना आप, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर घटाओगे ना तो वो हमारा निकलेगा लगभग 29 डिग्री 18 मिनट, 29 डिग्री 18 मिनट, 18 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है ना, तो ये था हमारा भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार और उनके बिंदु। अब बात कर लेते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई। तो चौड़ाई जो है भारत की वो है हमारी 29-33,
और लंबाई जो है वो है हमारी 3214। यहाँ से वहाँ की चौड़ाई हम देखें तो वो तो है हमारी 29-33 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ की लंबाई हम देखें तो वह हमारी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और इन दोनों के अंतर की बात करें तो बड़े में से आप क्या घटा लोगे, छोटा घटा लोगे, मतलब 3214 में से आप 29-33 किलोमीटर घटाओगे तो वो अंतर आएगा लगभग 281 किलोमीटर का। कितना? लगभग 281 किलोमीटर। इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर लगभग आएगा 281 किलोमीटर का, ठीक है ना, 281 किलोमीटर। तो भारत की लंबाई ज्यादा है 32-14 किलोमीटर, और चौड़ाई हमारी कम है, कितनी है? 29-33 किलोमीटर, ठीक है ना। आप मैप बना लो। अब मैं इन बिंदुओं को एक एक करके आपको लिखा देता हूं कि भारत का पूर्वतम बिंदु कहाँ है, पश्चिमतम बिंदु कहाँ है, उत्तरतम बिंदु कहाँ है और दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, और इन बिंदुओं को किन किन नामों से जाना जाता है। हालांकि आपको ज़्यादा कुछ याद रखना, यहाँ के बारे में जरूर आपको याद रखना पड़ेगा। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये जो बिंदु था ना पहले ये थोड़ा और हमारा उत्तर में था, लेकिन कुछ सुनामियों के कारण ये हमारा उत्तर की ओर खिसक गया है। तो इसके बारे में कुछ बिंदु हैं वो आपको लिखाने पड़ेंगे। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे मैप बना हुआ है फिलहाल, तो दो चीज़ों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। एक तो हम चर्चा कर लेते हैं कर्क रेखा के बारे में, और एक चर्चा कर लेते हैं हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के बारे में, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। तो देखिए जो कर्क रेखा है ना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, क्योंकि भारत का विस्तार है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, और कर्क रेखा जो है वो लगभग कितना है? 23.5 डिग्री। तो इन दोनों के मध्य में ही आ रहा है 23.5 डिग्री। तो कर्क रेखा जो है वो भारत से लगभग मध्य से गुजरती है, भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। तो वो गुजरती है हमारी जैसे गुजरात से, गुजरात राम झा के 6 पंगु मित्र हैं। ट्रिक है याद रखने की, राम झा के 6 पंगु मित्र हैं। हालांकि क्रमवाइज इसमें नहीं आता है, लेकिन फिर भी लिखना चाहो तो लिख लेना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ से आता है। मैं लिख देता हूँ कर्क रेखा, दूसरे पेन से बना लो आप। कर्क रेखा ये ऐसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और एक आता है पश्चिम बंगाल, एक आता है त्रिपुरा, एक आता है मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, कितने हो गए? 6, और 2 राज्य इधर लिख लो, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, MR, ठीक है ना, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य से गुजरती हुई हमारी कौन सी रेखा? कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। यहाँ लिख देता हूँ, ये कौन सी हमारी? ये हमारी कर्क रेखा। हालांकि पढ़ेंगे हम इसके बारे में डिटेल से। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और मैप में ही अगर आपके में जगह है तो एक रेखा और बना लेना, वो कौन सी है? हमारी भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ठीक है ना। वो भारत के लगभग 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, एमपी पहले आता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ही हो गया, एमपी इधर लिख दिया मैंने, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूडी और आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है हमारी? ये गुजरती है हमारी
ISTL इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ISTL भारतीय मानक समय रेखा। तो मैप पे अगर जगह हो तो बना लेना, नहीं तो अलग से मैप खींच के बना लेना, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं इन बिंदुओं के बारे में और इन रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंदिरा पॉइंट के बारे में, जिसके अन्य नाम क्या है, जिसके दो अन्य नाम भी हमने लिखाए थे। इसी को बोलते हैं पार्सन बिंदु और इसी को बोलते हैं हम पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है ना। तो देखिए इंदिरा पॉइंट जो है, जैसे समझो ये हमारा है दक्षिण भारत वाला भाग है, ठीक है ना। ये वाला बिंदु है हमारा लगभग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। और ये हमारे द्वीप समूह है कुछ अंडमान निकोबार के। इनमें सबसे जो अंतिम बिंदु है वो है हमारा ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है ना, जो वर्तमान में कितना है हमारा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये जो बिंदु है ना 6 डिग्री 45 मिनट, ये दिसंबर 2004 से पहले, दिसंबर 2004 से पहले ये बिंदु थोड़ा और मतलब दक्षिण दिशा में और नीचे स्थित था। ये स्थित था हमारा 6 डिग्री 32 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। कब से पहले? दिसंबर 2004 से पहले। ये कहाँ पर स्थित था? ये स्थित था हमारा 6 डिग्री 32 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, जो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? 6 डिग्री 45 मिनट। तो ऐसा क्या हुआ कि ये 6 डिग्री 32 से 6 डिग्री 45 पर आ गया? तो हुआ गया दिसंबर 2004 को यहाँ पर एक देश है ग्रेट निकोबार से अलग जो होता है वो होता है हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशियाई सुनामियों के कारण दिसंबर 2004 में इंडोनेशियाई सुनामी आई थी। उन सुनामियों के कारण ये जो बिंदु है हमारा 6 डिग्री 32 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये क्या है? जलमग्न हो गया, मतलब जल में डूब गया। और वर्तमान में जो स्थल भाग हमें दिखाई देता है आंखों से, स्थल भाग जो दिख रहा है वो हमारा जो स्थल भाग है वो स्थित है हमारा 6 डिग्री 45 मिनट पर, ठीक है ना। तो पहले कभी ये बिंदु हुआ करता था हमारा 6 डिग्री 32 मिनट पर, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? 6 डिग्री 45 मिनट पर। तो ये बातें हमें लिखनी है सुनामियों के बारे में और इन बिंदुओं के बारे में, ठीक है। तो चर्चा कर लेते हैं। लिखिए, अन्य नाम तो मैंने आपको लिखवा दिए। इसके अन्य नाम क्या है? इसी को बोलते हैं हम पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन बिंदु। लिखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये बिंदु कैसा बिंदु है? द्वीपीय बिंदु, मतलब मुख्य भूमि पर नहीं है, द्वीप पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप पर। तो लिख लीजिए क्वेश्चन में द्वीपीय बिंदु, द्वीपीय बिंदु। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। अगला बिंदु लिखिए, यह बिंदु दिसंबर 2004 से पहले, दिसंबर 2004 से पहले 6 डिग्री 32 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित था, उत्तरी अक्षांश पर स्थित था। 6 डिग्री 32 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित था, जो दिसंबर 2004 में आई, जो दिसंबर 2004 में आई इंडोनेशियाई सुनामियों के कारण, इंडोनेशियाई सुनामियों के कारण जलमग्न हो गया, जलमग्न
हो गया। अतः यह बिंदु वर्तमान में यह बिंदु वर्तमान में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है ना। तो दिसंबर 2004 में आई इंडोनेशिया सुनामी के कारण ये बिंदु क्या हो गया, हमारा जलमग्न हो गया। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इनमें दूरियों के बारे में। तो देखिए वर्तमान में कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट की जो मध्य दूरी है ना, वो है हमारी 1 डिग्री 19 मिनट की। वर्तमान में कन्याकुमारी और कन्याकुमारी के अन्य नाम भी मिलते हैं, आपको पता होगा। कन्याकुमारी के केप केमोरिन भी बोलते हैं इसे, और भारतीय अंतरिक्ष भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो लिखिए वर्तमान में कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट के मध्य, वर्तमान में कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट के मध्य, इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम भी आ सकते हैं, पार्सन बिंदु या पिग्मेलियन बिंदु। इंदिरा पॉइंट के मध्य 1 डिग्री 19 मिनट का अंतर है, जो दिसंबर 2004 से पहले, पहले 1 डिग्री 32 मिनट का था। मतलब पहले जो अंतर था वो 1 डिग्री 32 मिनट का था, लेकिन अब बिंदु जो है वो थोड़ा उत्तर दिशा की ओर खिसक गया है। अतः अंतर कितना रह गया है, 1 डिग्री 19 मिनट का अंतर रह गया है। ठीक है ना। तो ये बातें याद रखनी है तुम्हें, किसके बारे में, इंदिरा पॉइंट के बारे में। अब बात कर लेते हैं कर्क रेखा के बारे में और टाइमलाइन के बारे में। तो हेडिंग डाल लो कर्क रेखा। मैप पर मैंने बनवा दिया आपको और आज भी बता दिए थे। कर्क रेखा इसे बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है ना। कर्क रेखा। बात करें कर्क रेखा के बारे में, तो कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से गुजरती है। एक तो यहाँ से राज्यों का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। एक क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो बनता है राजधानियों के आधार पे। तो राजधानियों के आधार पे किस प्रकार से, कर्क रेखा पे एक राजधानी स्थित है हमारी झारखंड राज्य की रांची। रांची राजधानी जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो यहाँ से दूरी के आधार पर पूछ सकता है। कैसे, कर्क रेखा से सर्वाधिक नजदीक स्थित राजधानी कौन सी है, कर्क रेखा से सर्वाधिक नजदीक स्थित राजधानी कौन सी है, तो वो है हमारी रांची। और कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है उनमें सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी कौन सी है, सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी कौन सी है, तो वो हमारी राजस्थान की राजधानी आती है जयपुर। 2 क्वेश्चन ये बनते हैं। और एक बनता है कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी। तो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी मतलब जो राज्य कर्क रेखा पर स्थित है या नहीं है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी भारत की वो कौन सी आ जाएगी, तमिलनाडु की राजधानी आ जाएगी। 3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ठीक है ना। तो चलिए लिख लेते हैं। लिखो, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, मैं लिख रहा हूं, क्रमबाजी लिख देता हूं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और एक आता है मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के इन 8 राज्यों से गुजरती है। और यहीं पर आप लिख लेना, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और हमारी झारखंड की राजधानी है रांची। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई और न्यूनतम लंबाई। तो सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में और न्यूनतम लंबाई राजस्थान में है। तो यहाँ से बन लो, यहाँ लिख लो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में सबसे नजदीक राजधानी, मतलब जो राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं उन राज्यों में से सबसे नजदीक जो राजधानी है वो किस राज्य की है, वो है हमारी झारखंड राज्य की। और यहाँ लिख लो कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में सबसे दूर स्थित राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में सबसे दूर स्थित राजधानी, ठीक है ना। और यहाँ लिख लो, एक बिंदु लिख लो, राजस्थान में कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई, कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई, तो न्यूनतम लंबाई किस राज्य में, राजस्थान में। और मध्य प्रदेश में लिख लो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना। ये बातें तो मैंने आपको बतला दी कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में सबसे नजदीक स्थित राजधानी किस राज्य की है और सबसे दूर स्थित राजधानी किस राज्य की है। अब आप मेरा क्वेश्चन आपसे है, जो राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है मैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कर्क रेखा पर जो राज्य स्थित नहीं है उनमें सबसे नजदीक स्थित राजधानी किस राज्य की है और सबसे दूर स्थित राजधानी किस राज्य की है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में इन 2 क्वेश्चनों का आप जवाब टाइप कर देना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कर्क रेखा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और रेखा के बारे में, वो है हमारी भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ठीक है ना। तो मैं इसे साफ कर रहा हूं। तो अब बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। तो इसके बारे में हालांकि मैं आपको बतला चुका हूं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही थी, जबकि ISTL जो रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, उनमें से एक है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद एक राज्य आता है हमारा मध्य प्रदेश, एक आता है छत्तीसगढ़, एक आता है हमारा उड़ीसा और एक आता है आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं। इनमें से 2 राज्य ऐसे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिनमें से होकर हमारी कर्क रेखा भी गुजर रही थी और हमारी कौन सी रेखा भी गुजर रही है, ISTL रेखा भी गुजर रही है। बात करें इस रेखा के निर्धारण के बारे में, तो इस रेखा का निर्धारण जो किया गया था वो किया गया था 15 अगस्त 1947 को उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले के नैनी नामक स्थान से इस रेखा का क्या किया गया था, निर्धारण किया गया था, ठीक है ना। तो 3-4 बिंदु बनते हैं इसके बारे में, लिख लीजिए आप। पहला बिंदु लिखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, देखो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ये पूर्वी देशांतर रेखा समझ में आया गया। मैंने बिंदु में बताया था अक्षांश और देशांतर वाले में, कैसे देखो ये हमारी क्या है, ग्लोब है
और ग्लोब पर ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये है हमारी, ऐसे याद करो, ग्रीनविच, ये तो हमारी ग्रीनविच रेखा है और ये भी हमारी ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच रेखा की बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा। और ये थी हमारी 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा, जो कहाँ से गुजर रही थी, हमारी प्रशांत महासागर में बेरिंग जल संधि से गुजर रही थी, है ना। तो इस 180 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्वी वाला जो भाग था हमारा, ये तो कहला रही थी हमारी पूर्वी देशांतर रेखा है, और जो पश्चिम वाला भाग था वो कह रहा था हमारा पश्चिमी देशांतर रेखा है। तो भारत हमारा किस गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए भारत के साथ में क्या आता है, हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आता है, ठीक है ना। इस पर हमारी चर्चा हो चुकी थी पहले, ठीक है ना। तो लिखिए, परिभाषा लिखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। इंग्लिश में नाम है इसका ISTL, फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारतीय मानक समय रेखा। बात करें इस रेखा के निर्धारण के बारे में, तो लिखो, इस रेखा का निर्धारण, इस रेखा का निर्धारण निर्धारण 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को उत्तर प्रदेश राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले के, उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले के नैनी गांव, देखिए अगर नैनी गांव नहीं आए तो मिर्जापुर भी आ सकता है ना, कोष्टक में लिख लो मिर्जापुर, नैनी गांव कोष्टक मिर्जापुर से किया गया था, किया गया था। तो निर्धारण कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले के नैनी गांव से, ठीक है ना। बात करें रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से। लिखिए, ISTL रेखा, ISTL इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, लाइन का मतलब रेखा होता है। ISTL भारत के 5 राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों के नाम लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जिनसे हमारी कर्क रेखा भी गुजरती है और ISTL रेखा, दोनों रेखाएं गुजरती है, ठीक है ना। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे दूर स्थित राजधानी और सबसे निकट स्थित राजधानी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है हमारी, वो तो सबसे दूर स्थित राजधानी है, सबसे दूर स्थित राजधानी भोपाल जो है स्थित राजधानी, और छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो है सबसे निकट स्थित राजधानी, सबसे निकट स्थित राजधानी।
राजधानी, ठीक है ना। यहाँ पे नोट करके बिंदु और लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, एमपी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एमपी तथा सीजी, सीजी का मतलब छत्तीसगढ़, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्य हैं, दो ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा ISTL दोनों गुजरती हैं, दोनों गुजरती हैं, ठीक है। तो देखिए, एक तो थी हमारी ये कर्क रेखा जो गुजर रही थी हमारी गुजरात से लेके, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ आ गया, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर हमारा त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से गुजर रही थी हमारी कर्क रेखा। और एक है हमारी कौन सी रेखा, वो है हमारी ISTL, ये तो है हमारी कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और एक है हमारी ISTL जो कहाँ से गुजर रही है, ये गुजर रही है हमारी उत्तर प्रदेश, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हमारी कौन सी है, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़, पहली बात तो ये कि दो ऐसे राज्य जिनसे दोनों रेखाएं गुजर रही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और एक छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है ना। तो ISTL रेखा और कर्क रेखा दोनों रेखाएं आपस में छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। तो ये बिंदु और लिख लीजिए, लिखिए, ISTL और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं, ठीक है ना। तो ISTL और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, लिख लीजिए। अब बात कर लेते हैं भारत के सूर्योदय सूर्यास्त के बारे में। तो आप पहले ये लिख लीजिए, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में जैसे हम बात करें कि भारत में सबसे पहले सूर्य उदय एवं सूर्यास्त जो है किस राज्य में होता है, तो वो होता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। और भारत में सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस राज्य में होता है, वो होता है हमारा गुजरात राज्य में। क्यों, क्योंकि पूर्व दिशा में हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इसलिए सूर्योदय हमेशा पूर्व से होता है, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा। और पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य स्थित है, गुजरात है, इसलिए सबसे बाद में सूर्योदय सूर्यास्त कहाँ पर होगा, गुजरात में होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इन दोनों गुजरात और हमारा कौन सा, आंध्र प्रदेश, तो इन दोनों या स्थान याद रखना चाहो तो रख लो, किबथू और यहाँ पर है गौहर माता, मतलब अरुणाचल प्रदेश में किबथू या बलांगू और यहाँ पर हमारा सरक्रिक या गौहर माता। इन दोनों स्थलों के मध्य में, दोनों स्थानीय बिंदुओं के मध्य में जो समय का अंतर है वो है लगभग 117 डिग्री 12 मिनट। समय का अंतर कितना है, 117 डिग्री 12 मिनट या लगभग 2 घंटे भी आ सकता है, ठीक है ना। दूसरा बिंदु आपको ये याद रखना है। तीसरा बिंदु याद रखना है आपको कि भारत का जो मानक समय है वो विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे चलता है, ठीक है ना। भारत का मानक समय जो है वो विश्व के मानक समय से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे चलता है। तो 3 बिंदु आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए मैं तीनों बिंदुओं को लिखा देता हूँ, लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, लिखिए। भारत में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त अरुणाचल प्रदेश में होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, तथा सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त, सबसे बाद में
सूर्य उदय एवं सूर्यास्त। गुजरात राज्य में होता है। गुजरात राज्य में होता है। समझ तो गए, क्योंकि पूर्व दिशा में हमारा अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम दिशा में गुजरात स्थित है। ठीक है ना। अगला बिंदु लिखना, भारत के पूर्वी बिंदु, भारत के पूर्वी बिंदु, मैं जरा इंक डाल लूं, 1 मिनट आप रुको। हाँ तो लिखिए, भारत के पूर्वी बिंदु, क्वेश्चन में लिखना चाहो तो लिख लो, पूर्वी बिंदु का है किब्थू या बलांगू, किब्थू या बलांगू, जो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के पूर्वी बिंदु तथा पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु क्या है हमारा, वो है हमारा सरक्रीक या गोहर माता, और ये कहां पर है, ये हमारा गुजरात में है। तो भारत के पूर्वी बिंदु तथा पश्चिमी बिंदु के स्थानीय समयों के मध्य, स्थानीय समयों के मध्य 117 मिनट, 117 मिनट 12 सेकंड का अंतर है। 117 मिनट 12 सेकंड का अंतर है। और अगर ये नहीं आए तो लगभग आप 2 घंटे भी कर सकते हो ना, लगभग 2 घंटे का अंतर है ना, क्योंकि दो घंटे में लगभग मिनट कितनी होती है, वो होती है हमारी 120 मिनट, लगभग 2 घंटे का अंतर। ठीक है ना। तो 2 बिंदु तो आपको ये याद रखने हैं। तीसरा बिंदु जो है वो आपको याद रखना है, वो रखना है भारतीय मानक समय के बारे में। तो लिखिए, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय विश्व के मानक समय से, विश्व के मानक समय से लगभग 5.5 घंटे आगे है, लगभग 5.5 घंटे आगे है। आपने अपने मोबाइल या वॉच वगैरह में, डिजिटल जो वॉच होती है उनमें देखा होगा GMT लिखा होगा, GMT + 5:30 लिखा होता है ना। हाँ तो उसका मतलब यही होता है कि भारत का जो समय है, GMT का मतलब वहाँ क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम होता है, और ग्रीनविच मीन टाइम + 5:30 मतलब भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, भारतीय मानक समय विश्व के मानक समय से लगभग 5.5 घंटे आगे है। ठीक है ना। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में और लिखना चाहो तो लिख लो, भारत अक्षांशों की दृष्टि से, भारत अक्षांशों की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अक्षांशों की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ है, उत्तर में ही आता है ना, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो कहाँ से स्थित होता है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है 37 डिग्री 6 मिनट पर, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा लिखो, भारत देशांतरों की दृष्टि से, भारत देशांतरों की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो देशांतरों की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। और अगर आपसे पूछे, अक्षांश पूछे तो आप बताओ उत्तरी गोलार्ध, देशांतर पूछे तो आप बताओगे पूर्वी गोलार्ध, लेकिन आपसे पूछे ग्लोब पर, तो ग्लोब पर आप क्या बताओगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। लिखिए, ग्लोब पर भारत
ग्लोब पर भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। और एक बिंदु और लिख लो, एशिया महाद्वीप में भारत, एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारी चर्चा रही थी आज किस पर, भारत की स्थिति के बारे में, ठीक है ना। अगली हमारी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी भारत की सीमाओं के बारे में, स्थलीय सीमा और कौन सी, जलीय सीमा, उनके बारे में चर्चा रहेगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।